भाई 12:20 पे क्लास छोड़ी थी, 12:40 में मैं यहाँ आई थी। 20 मिनट का ही ब्रेक होता है, आके 10 मिनट का तुमको ब्रेक, तो फिर चालू करूँ? लास्ट में होता है। ओह, क्लास का भी होता है, वाह, बढ़िया मैथ पढ़ रहा है विकास सर से। ठीक है, चलो आज हमारा लेक्चर 8 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हमारा गैल्वेनिक सेल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब फर्स्ट पोर्शन खत्म होने वाला है, तो आधा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। तो अभी इसमें कंसंट्रेशन, हम लास्ट क्लास में हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़े थे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड 3 टाइप के, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में देखा था। मेटल सोल्यूबल सॉल्ट, जो कि ZnSO4 वाला रहता है, या फिर गैसियस वाला इलेक्ट्रोड जैसे H2 गैस या Cl2 गैस का है। थर्ड टाइप के हमने देखे थे मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट वाले इलेक्ट्रोड, तो उसमें हमने एक AgCl वाला डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड। उसमें क्या होता है वो भी हम रिएक्शन हम देख चुके हैं, अभी लिखना नहीं है। कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ये वाली रिएक्शन होती है, 2 Hg 2 Cl माइनस, क्या बनाते हैं, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये अगर ये रिएक्शन कब होगी, जब वो इलेक्ट्रोड किस तरह काम करेगा, एनोड या कैथोड? एनोड की तरह काम करेगा। सिमिलर सी रिएक्शन है जैसे हमने Ag वाली की थी, Ag प्लस Cl गिव्स AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बस ये कंपाउंड ये बनता है, इसके हिसाब से हमने बाकी चीजें लिखी। यहाँ पे कितने Hg है, 2 Hg है, कितने क्लोराइड है, 2 लिख दिया। और इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है, यहाँ पे Hg का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो क्या होगा, 1 का प्लस होने 2 का कितना हो जाएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। समझ आया? तो एक ये इलेक्ट्रोड की आज रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लास्ट में जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब करेंगे। थोड़े हैवी है वो, तो वो मैं लास्ट में डिस्कस करवाऊंगी। तो उसके बाद फिर हम अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वगैरह वाला जो टॉपिक है उस पर आज प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हेडिंग डाल लो, कैलोमल इलेक्ट्रोड, CALOMEL, कैलोमल इलेक्ट्रोड। गर्मी आ गई है, बहन गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने पड़ेंगे हमको। मैं तो कल घुट गई थी यहाँ पे, नहीं घुटन हो रही थी गर्मी की वजह से। ना ना, बहुत बहुत नॉइस आता है। एसी चलेगा है? चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखो कैलोमल इलेक्ट्रोड में। A कैलोमल इलेक्ट्रोड consist of platinum electrode, dipping into mercury या dipped into mercury which is in contact with कैलोमल। कैलोमल किसको बोला जाता है, डाई मर्क्यूरी क्लोराइड, मतलब Hg2Cl2 for 1 oxidation state। डाई मर्क्यूरी क्लोराइड लिख लिया, एंड ठीक है लिख ले,
and KCl solution and KCl solution. नहीं, हमने तो AgCl में जो क्लोराइड आयन आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? KCl के तो आ रहे हैं. कल जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट. वही है, सेम चीज. अभी हम सिर्फ एक कैथोड की बात कर रहे हैं. ऐसा कुछ है तो हम अपने सोल्ट ब्रिज में KCl यूज नहीं करेंगे ताकि वो प्रेसिपिटेट ना बनाए. ठीक है, तो ये तो हम खाली एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, उसमें क्या रिएक्शन होती होगी. इनकी तो बात ही शुरू हो जाती है इतनी देर में. लिखो इसके बाद पॉइंट लिखो. दिस सेल हैज EMF of this cell has EMF of 0.246 volt 0.246 volt at 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस. ये तुमको याद नहीं रखना है, वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर आसपास वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसका. और कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही, गड़बड़ मत करना. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहां दे रखा है, जब तक उसने मेंशन नहीं कर रखा है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसको क्या कंसीडर करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एज पर IUPAC. समझ गए इस चीज को? तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसकी रिएक्शन लिखते हैं. हाँ, गड़बड़ ऐसे होगी कि अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन दे रखी है पर वो उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रखा है, तो वो है एक्चुअली रिडक्शन का पोटेंशियल. हाँ, तो कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल दे रखा है. जब तक उसने मेंशन नहीं कर रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल. क्लियर है ये चीज? इसकी रिएक्शन लिखो. रिएक्शन एट एनोड और अगर इसको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे? यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा सोल्ट ब्रिज के इधर? Cl. यहाँ पे और यहाँ पे अगर Hg इलेक्ट्रोड की तरह काम करे तो Hg, अगर प्लैटिनम काम करे तो आगे प्लैटिनम और लगा दे. ठीक है. हाँ, फिर एनोड के हिसाब से लिख दो. और दूसरी चीज ये भी याद कि एनोड पे इलेक्ट्रोड किस साइड आता है? लेफ्ट साइड. ये दोनों रिकॉग्नाइज करने के तरीके. अगर मुझे इसकी कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है तो क्या होगी? Hg2Cl2 plus 2 electron gives 2 Hg plus 2 Cl minus. तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? Cl माइनस Hg2Cl2 और Hg. क्या किसी को कंफ्यूजन है क्या लिख रखा है? हाँ, ये इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है. ठीक है, तो एक साइड ही काम करेगी. कॉन्सेंट्रेशन सेल बना सकते हैं, दोनों साइड अलग अलग क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ले ली तो कॉन्सेंट्रेशन सेल बन जाएगी. यहाँ पे एनोड आएगा. तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है
इसको क्या बोलेंगे, कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे? इसको मैं लिख रही हूँ, बताएंगे तुमको क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, नहीं पर इलेक्ट्रोड की तरह तो काम कर सकता है ना, उस पर रिएक्शन ये होगी, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है ना रिएक्शन में, जेडन है तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ऐसे प्लैटिनम पार्टिसिपेट नहीं करता है, पर उसके ऊपर रिएक्शंस हो सकती है। तो अगर मैं प्लैटिनम ले रही हूँ तो मैं, अगर जैसे मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम H2 भी ले रहे हैं, H+ का सोल्यूशन भी ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का ही कोई इलेक्ट्रोड नहीं होता है कि जहां से ये दोनों मिल पाए हमको, ना ही H2 का ना ही H+ का, इसलिए मुझे एक अलग इलेक्ट्रोड लेना पड़े जिसमें मैं रिएक्शन करवा पाऊँ, जिससे करंट पास हो पाए। पर Hg, Ag, कॉपर, जिंक ये सब इलेक्ट्रोड की तरह भी काम कर सकते हैं। ये कौन सा पोटेंशियल होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये कौन सा होगा? कोई डाउट ये कैसे लिखा है? इलेक्ट्रोड देखना है सिर्फ। ये क्या हो जाएगा? SO3 और ये SRP। अगर मुझे इसका, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा? E0 सेल माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे अगर इस रिएक्शन का मुझे ई इलेक्ट्रोड निकालना है? 2 से करेंगे और लॉग में क्या आएगा? Cl नेगेटिव, इसका तो 1 ही हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो Cl नेगेटिव स्क्वायर। स्क्वायर मत भूलना भाई, आंसर गलत हो जाते हैं। तो Cl माइनस का, ये इक्वेशन में किसी को डाउट है कैसे लिखी है? इलेक्ट्रोड लिखना है। और यहाँ पे Cl Hg2 Cl2 Cl माइनस, इस 2 को मैं आगे ला सकती हूँ, इस 2 को अगर हम यहाँ लेके आते तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 0.0591 log Cl माइनस। तो इस तरह से निकाला जाता है। ये हो गया इसी इलेक्ट्रोड का E। दो से 2 कैंसिल हो गए। समझ आ गया नहीं कैसे लिखी इक्वेशन? ये 2 आगे लिखे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरी इक्वेशन बन गई। तुम लोग इसको डायरेक्ट मत लिखो, तू पहले अगला स्टेप लिख, 2 यहाँ लेके आई, फिर कैंसिल आउट कर, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, भाई बाद में बात कर लेना या मुझसे पूछ लो, डिस्टर्ब मत करो पूरी क्लास में। क्लियर है? ये वाला इलेक्ट्रोड, इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, कैलोमल क्या है? डाइमर्क्यूरिक क्लोराइड, या फिर मर्क्यूरस क्लोराइड भी बोल देते हैं, क्योंकि Hg इसमें कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर Hg2+ में होता है तो मर्क्यूरिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो। नहीं, अच्छा एक चीज रह गई है, वो करते हैं। हमको थर्मोडायनेमिक डेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से निकालना है। डेल्टा जी हमको पता है निकालना, डेल्टा जी इज इक्वल टू, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी मुझे मिल गई, मुझे डेल्टा H और डेल्टा S कैसे निकाल सकती हूँ वो भी सीखना है, तो वो सीखेंगे। हाँ वो छूट जाते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ
ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स का एक साथ। कैलकुलेशन ऑफ different thermodynamic function of cell reaction ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये रब कर दो ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहला मुझे पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, या फिर डेल्टा जी नोट है तो किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोट के इक्वल। इस रिलेशन में किसी को डाउट? डेल्टा जी तो निकाल लोगे ना अब। सेकंड, एक ये रिलेशन होता है, हम डिराइव करना नहीं सीख रहे हैं। डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी। थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज को डिराइव करके आता है, हमारे स्कोप से बाहर है, हमको नहीं सीखना है। ठीक है, ग्रेजुएशन में जाओगे सीख लोगे। बस अभी याद रखो कि डीजी किसके इक्वल होता है, वीडीपी माइनस एसडीटी। वी क्या है, वॉल्यूम, पी प्रेशर, एस एंट्रोपी और टी टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी की वैल्यू 0। इसमें किसी को दुविधा? देखो एट कांस्टेंट प्रेशर dp इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dg इज इक्वल टू 0 माइनस एस डी टी, और dg डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू माइनस एस। लिखा जा सकता है ना इसको ऐसे? किसी को परेशानी हो ये समझने में? तो dg स्मॉल चेंज, डेल्टा जी थोड़ा बड़ा चेंज, इतना डिफरेंस है। अब g की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती है यहाँ से। तो अगर हम देखते हैं dg क्या आ जाएगा यहाँ पे, पुट dg इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो माइनस एस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं फिर से बोल रही हूँ। एस की वैल्यू निकालनी, जी की वैल्यू निकालनी, एच की वैल्यू निकालनी। पूछते हैं वो लोग, कौन लोग, एनटीए वाले जो तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एनएफ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो अपने पास एंट्रोपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएस के इक्वल ही है, डेल, मतलब ये भी चेंज ही आएगा एंट्रोपी का। ये आ जाएगा एन एफ डिवाइडेड बाय डीई बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, डिफरेंशिएशन समझ गए कैसे निकाला है? अरे लिखने को मत रहे, पर मैं बोल रही हूँ वो तो समझ। ठीक है, देख ले अभी, समझ गई? तो हमें को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। डेल्टा एच कैसे निकाला जाता है, एन एफ डीई बाई डी टी। तो या तो आपको वो ई दे देंगे टी की टर्म्स में, तो डी बाई डी टी निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करना आता है ना, या फिर तुमको डायरेक्ट वैल्यू दे देगी। दो तरीके से देते हैं। तो इसकी यूनिट देनी होगी तो क्या हो जाएगी, वोल्ट पर केल्विन। वोल्ट पर केल्विन ही होगी ना डी बाई डी, तो उससे पहचान लेना कि तुमको क्या दे रखा है। ये होगा डेल्टा एस। अब हमको पता है, ये हमारा सेकेंड रिलेशन आ गया। थर्ड,
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी पता है हमको ई सेल की टर्म में, डेल्टा एच भी पता है, डेल्टा एच निकाल लेंगे। डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस माइनस एन एफ ई ऑफ सेल प्लस टी एन एफ और डी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये हो जाएगी मेरी डेल्टा एच की वैल्यू। समझ आई कैसे निकाली है, बस वैल्यू पुट की है। तो ये तीन रिलेशन तुमको ध्यान देने चाहिए। इस टर्म को बोला जाता है डी बाई डी टी। हमने कहा निकाला डी बाई डी टी, इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल। तो कभी क्वेश्चन में लिखा हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसका मतलब क्या है, डी बाई डी टी तुमको गिवन है। एक फोर्थ और देख लें। सीपी का फॉर्मूला ये हमने पढ़ रखा है, सीपी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। डी एच की वैल्यू आगे पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। डी सीपी किससे, अगर ये डेल सीपी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा डी डेल्टा एच बाई डी टी। डेल्टा सीपी इज इक्वल टू बाई डी टी ऑफ सेल प्लस जो भी आएगा वही एन एफ डी टी बाई डी टी प्लस एन एफ। कर दिया, ये हो जाएगा टी बाई डी टी है। ये तो मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा ना यहाँ पे, तो डी बाई डी टी और u डॉट v का डिफरेंशिएशन करना। अगर डी यू वी होता है और इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले डी यू बाई डी एक्स, वी को ऐसे ही रखा, फिर u को ऐसे रखा, डी वी बाई डी एक्स, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूवी रूल। कर लोगे इन दोनों का, करके बताओ क्या आ रहा है, फाइनल टर्म बताओ क्या आ रही है। डी बाई डी टी इन दोनों का करना है, ये इसको u मान लो, इसको v मान लो। एक टर्म तो शायद कैंसिल आउट होगी इसमें। डी बाई डी टी
कर रहे हो ना डिफरेंशिएशन? अभी पहले वाला ही कर दिया। फाइनल वैल्यू बताओ डेल्टा सीपी की क्या आएगी? बता रही हूँ, बता रही हूँ। नहीं सही नहीं, नहीं है सही। ये लिखिए इस साइड वाला। देखो डी बाय डी टी ऑफ ई टी मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी करना है, ठीक है। इसको मैं यू मान रही हूँ और इसको वी मान के कर रही हूँ। तो पहले टी का किया डी टी बाई डी टी, दूसरे को ऐसे ही रखा, ठीक है। प्लस फिर टी को ऐसे ही रखा और इसका तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो बस लिख दो, वहां वैल्यू पुट कर दो, डी टी से डी तो अपना कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ डी बाई डी टी बचेगा। तो डेल्टा सीपी क्या आ गया? डी बाई डी टी माइनस एन एफ डी बाई डी टी प्लस एन एफ मल्टीप्लाई बाई ये वाली टर्म डी बाई डी टी प्लस इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ये टर्म क्या है? माइनस एन एफ डी बाई डी टी, और ये टर्म क्या है? प्लस एन एफ डी बाई डी टी। कैंसिल आउट कर सकते हैं। फाइनली क्या बचेगा मेरे पास? एन एफ टी डी स्केयर ई बाय डी टी स्केयर। समझ आया कैसे किया है? समझे कि नहीं? लिख लो। और मैंने जरा ऊपर वाला देख लिया था, वो बहुत गलत था। ठीक ठीक, माय बैड। तो अपने को एक ही एक्सप्रेशन, चार हो गए, चार फॉर्मूले हो गए यहां से जो तुमको ध्यान रखने। समझिए? किस किस के फॉर्मूले पढ़े हमने? डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा सीपी। लिख लिया रियान तूने? ठीक है, तो बात करेगा फिर। सच में सही लिया हो तुम लोग, बात करते रहते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो एक। अच्छा पहले एक बार ये चीज लिख लो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो तरीके से, या तो तुमको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा होगा, तुमको डिफरेंशिएट करना है। जैसे अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट तुमको दे रखा है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब ई दे रखा है कुछ अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर, तो डी बाई डी टी क्या आ जाएगा इस केस में? डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या जाता है? इसका क्या हो जाएगा? बीटा, और इसका 2 गामा टी।
या तो इस तरीके से निकालना होगा, या तुमको वो वैल्यूज दे देंगे, E2 की वैल्यू दे दी, E1 की वैल्यू दे दी, T2 की वैल्यू दे दी, T1 की वैल्यू दे दी, मतलब चेंज देके रखेंगे। इन दो तरीके से तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पहला, या तो डायरेक्ट ही दे देगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या फिर ये अगर E का फंक्शन देते हैं तो इस तरह से फंक्शन होगा। दूसरा चीज क्या है, तुमको E2 E1 दे रखा होगा और T2 T1 दे रखा होगा, ठीक है। डेल ई बाय डेल टी निकालना होगा। क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। यह इस तरीके से निकालने को दे रखा होगा, समझ गए। इन दोनों में से जिस तरह से क्वेश्चन में पूछ रखे उस हिसाब से डी बाय डी टी निकाल लेना। कहाँ पे, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब लिखो क्वेश्चन, मैं तो लिख दूं, लिखते रहना तुम। बात करवा लोगे तुम, ठीक है रुक गई, लिख लो लिख लो। तुम्हारे पेपर में नर्स्ट इक्वेशन तक ही आएगा। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी है, ज्यादा इलेक्ट्रो की है, पर ये सारा अभी तक हम नर्स्ट ही कर रहे हैं। इससे पहले का सारा वही तो चल रहा था। नहीं, ये नहीं आएगा। इससे पहले स्टार्टिंग चैप्टर तक, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से जो इस टॉपिक से पहले जो लास्ट खत्म हुआ उस पेज तक। भाई आज वाले में जो ये फंक्शन है इसको छोड़कर सारा आज तक, हाँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड तक आएगा। कल तक वाला और आज जो कैलोमल किया बस, नहीं आएगा। चलो वही तो इसमें है कि देखना कैसी बात कर रहे हैं। AgCl और HgTl थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है बोल रहे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जितना कल तक हुआ था वहां तक। भाई बात क्यों कर रहे हो? रिएक्शन बतानी है,
तो पहले एनोड की रिएक्शन लिखो, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखो। अब इसमें देखो कि सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर रखा है, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रोलाइट केसीएल लिया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट सेम लिया है, तो इसके क्लोराइड आयन यहाँ पे भी यूज होंगे और इसके क्लोराइड आयन उस साइड भी यूज होंगे। ऐसा कर लो चाहे केसीएल, पर वो जरूरत नहीं है, मतलब वो एक्स्ट्रा स्टेप है। इसको इस तरह से पढ़ा जा सकता है, एजी प्लस एजी एजीसीएल केसीएल केसीएल Hg2Cl2 और Hg। बेसिकली तुमको क्लोराइड आयन दे रहा है, तो जो तुमको इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखवा रखी है, एनोड पे AgCl वाली कौन सी रिएक्शन होती है और कैथोड पे HgCl वाली कौन सी रिएक्शन है, Ag2Cl2 वाली, वो दोनों रिएक्शन लिखो सबसे पहले। भाई ये कौन सी सेल है, Ag AgCl Cl माइनस, हाँ प्लस इलेक्ट्रॉन भी तो करना होगा एक, ये जरूरत नहीं है, हम आयंस, हमको आयंस का खेलना है, नहीं तो वही खेल, इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होगा, आगे रिएक्शन लिख ली पूरी, दोनों को ऐड करके मेन रिएक्शन लिख दे। पहला पार्ट हो गया, सेल रिएक्शन हो गई मेरी। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जिससे पूछे हुए बताएगा। अभिमन्यु एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, गिव्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपी भी ढंग से नहीं कर रहे हो, Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन एनोड की हो गई। तो तुमको यहाँ से ये सीखना है कि कभी KCl मिला लिखा मिल जाए, दोनों जगह यूज हो रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वहां ढूंढने मत फिर जाना, ये कहा 2 सेल बन गई है, कहा 2 इलेक्ट्रोड बन गए। कैथोड पे, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, 2 Hg, नवजत क्या रिएक्शन हो रही है कैथोड पे, अरे भाई अभी कैलोम वाली इलेक्ट्रोड में पढ़ाया है ना, Hg2 Hg2Cl2 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर दोनों को ऐड कर दे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, Hg2Cl2 प्लस Ag 2Ag प्लस 2Cl माइनस, Cl माइनस से Cl माइनस भी कट जाएगा, 2AgCl प्लस 2Hg, इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो जाएंगे, प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, और Cl से भी Cl भी कट जाएगा, तो मेन रिएक्शन मेरी रहेगी Hg2Cl2 प्लस 2Ag gives 2AgCl प्लस 2Cl नेगेटिव। समझ गए क्या किया। अब तुमको यहाँ पे एक चीज क्या दे सकते हैं, ये KCl की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दे सकते हैं, इस साइड मान लो C1 कॉन्सेंट्रेशन दिया, इस साइड C2 कॉन्सेंट्रेशन का दिया, तो तुम इसको काट नहीं सकते हो, हाँ तब फिर उससे पोटेंशियल वगैरह निकालने में मदद करेगा। तो देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, अभी के लिए ठीक है, Cl से Cl काट दो दोनों, क्योंकि सेम ही KCl यूज कर रहे हैं। क्या छोटा नहीं मिला क्वेश्चन, तो चारों निकालने हैं, चारों की प्रैक्टिस करनी है, सब एक में ही कर लेंगे, मैं 4 क्वेश्चन नहीं बनाएगी। आगे वाला पार्ट भी करो, बैठ गए आराम से,
प्लस पहले सीधा एच निकाल रही है। डेल्टा जी, पहले डेल्टा जी निकालिए एक बार। 298 N2 है, फैराडे 2 है, हाँ सेम ही आएगी। बट तो डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई, सब 298 पे तो नोट निकलेंगे। सब ये नोट में ही आएगा भाई। एन की वैल्यू कितनी है? ठीक है, कर ले कर ले, कर लो भाई कर लो। हाँ बता तो दिया था। किसकी? हाँ वैसे कुछ ही आएगी, पर माइनस में आएगी। -96। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या आ रहा है? 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.05। 96 निकालना पड़ेगा मेरे को भी। डेल्टा एस क्या आता है? क्या फॉर्मूला था डेल्टा एस का? एन एफ टी डी बाई डी टी। एन एफ टी ना, एन एफ टी मतलब 2 इंटू फैराडे इंटू 298। डी बाई डी टी की क्या वैल्यू दे रखी है? 3.4 -4। मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको। 65 ये तो प्लस में ही आएगा, ये जूल्स में आएगी। वोल्ट जो होता है, पोटेंशियल को फोर्स के साथ कैसे रिलेट किया जाता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू फोर्स बाय आर। अरे फिजिक्स में क्या पढ़ते हो भाई तुम लोग? पोटेंशियल और फोर्स का क्या रिलेशन चलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी चल रहा है तुम्हारा। फोर्स में नीचे आर स्क्वायर आता है ना, पोटेंशियल में नीचे आर आता है, बाकी सब सेम रहता है। तो इसी से 290 एनएफटी में नहीं आता है क्या? मुझे तो बता क्या दो फिर, गजब हो तुम लोग। एनएफटी बाई डी टी आता है। अब क्या डेल्टा जी निकालो। डेल्टा जी को डेल्टा एच। देख लो भाई तुम गलत गलत ना निकालो, ट्रस्ट इश्यूज। ठीक है 65.62 ये जूल पर मोल है। नाइन नाइन
9904, हाँ ठीक है। डेल्टा एच इससे भी निकाल सकते हो, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस से, या फिर नॉर्मल अब जो फॉर्मूला लिखा है उससे निकाल दो। जो भी है फॉर्मूला तो इसी चीज से डिराइव किया ना वो। तो डेल्टा जी कितना दे रखा है, 9650 प्लस 65.62 मल्टीप्लाई बाय 298, इसको करके क्या आ रहा है 9904.76 जूल पर मोल आएगा, और इससे लाएगा 9.904 किलो जूल पर मोल। डेल्टा सीपी की क्या वैल्यू आएगी, हाँ तो डबल डिफरेंशिएशन में वो वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो डेल्टा सीपी क्या आ जाएगा, डेल्टा सीपी नहीं, वो तुमको उस टर्म में जैसे मैंने लिखवाया था वैसे भी दे सकते हैं, तीनों में से कोई तरीका भी दे सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन किया, जैसे हमने डी बाई डी टी किया था, क्या दे रखा था, वो क्या आया था, बीटा प्लस गामा टी आया था ना, बीटा प्लस गामा टी था ना वो। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 गामा आ जाएगा इसका। फिर से डिफरेंशिएशन कर दो जो भी दे रहे। डेल्टा सी भी बहुत कम पूछता है, पर तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेनली में वो जीरो ही मिलेगा। इसमें जीरो क्यों है, डीई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो डेल्टा सीपी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, एन एफ, एन एफ, ऐसे नहीं बोलते इसको, डी, तो ये अपना हो जाएगा एन एफ टी डी बाई डी टी ऑफ 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये अपना जीरो के इक्वल आ जाएगा। समझ गए कैसे, सिंपल फॉर्मूला पूछेगी तुमसे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस पे। तुमको टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। तुमने पॉजिटिव ही बोला था, मैंने सुनने में गलती कर लिख लिया ये, समझ गए ऐसे क्वेश्चन आएगी तो कैसे करोगे। अगला टॉपिक डालो, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, गैल्वेनिक खत्म हो गया, रब कर दो इसको, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इसमें मैं तुमको वो ठीक है, हम थोड़ा पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस या कंडक्टर कुछ भी बोल लो, ये लिख लिया है ना सब तुमने, तो बाद पहले वाला है ऐसे। कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखवाया है ना, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मुंह मत बनाओ, लिख लो, वही तो उसमें मुंह बना रहे हो। हाँ हाँ ठीक है,
तीन तरह के मटेरियल्स हम पढ़ते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में दो टाइप के। सेमीकंडक्टर में तुम पीएनएन पढ़ा हुआ है, 12th में आएगा, मतलब आएगा, फ्यूचर में आएगा शायद, अभी तक नहीं आया तो आएगा फिर आगे। ठीक है, कंडक्टर जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले, सेमीकंडक्टर कुछ इफेक्ट करके हम उसको अच्छा कंडक्टर बनाते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब कंडक्टर जो है, क्या बोल रहे रेहान को, कंडक्टर दो टाइप के, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों बोले, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या करंट जनरेट होता है। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसलिए इसको मेटेलिक भी बोला जाता है, क्योंकि मेटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं घुमाने के लिए। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे कंडक्टर जो आयंस जनरेट करते हैं और वो आयंस फिर कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये दोनों टाइप के कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस की वजह से। अब इलेक्ट्रोलाइटिक जानने से पहले हमको इलेक्ट्रोलाइट्स पता है क्या होता है, जो आयंस में टूट जाए। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग जो फुल्ली डिसोशिएट हो जाते हैं, जिनका अल्फा ऑलमोस्ट कितना रहता है, 1। वीक जो फुल्ली डिसोशिएट ना हो एक्वस सॉल्यूशन में, उनको जैसे वीक एसिड हो गया, अपना एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब जो है ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोले जाएंगे। क्लियर है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, अब हमको क्या पढ़ना है इसमें, पहले हम बेसिक टर्म्स को जानेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, ये सब डेफिनेशंस और फॉर्मूला। इसमें सबसे मेन बता रही हूँ मैं, फॉर्मूला छोटे छोटे हैं, यूनिट से भी तुम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो इसके बहुत बार, पर अगर यूनिट ध्यान नहीं है तो न्यूमेरिकल गलत ही करो। तो जो भी मैं फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगी उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक पहले बेसिक टर्म्स को जानेंगे, उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट। हमको मेटेलिक ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेटेलिक में बस हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, उसका रीजन पढ़ लिया कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और किस पे वो डिपेंड करती है। जैसे मेटल्स के केस में टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही है वो डिक्रीज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज्यादा। पर इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोलाइटिक के केस, सब मैं लिखवाऊंगी ये चीज। इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट बता रही हूँ दोनों के ऊपर। मेटेलिक के केस में टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे। पर इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में कंडक्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि आयंस की मूवमेंट और तेज हो जाती है और वो और जल्दी कंडक्ट करते हैं। और एक हमको फिर सब किसके लिए पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, तो इस पे जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, टाइप ऑफ सब्सटेंस में तो ये तीनों लिख लो, इसको हमको ज्यादा नहीं जाना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। टाइप ऑफ सब्सटेंस, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है तुम्हारा, हमको सिर्फ इसमें कंडक्टर पढ़ना है और उसमें भी सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है। टाइप ऑफ सब्सटेंस में लिख लो, पहला कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर के एग्जांपल में लिख सकते हो मेटल्स। सेकंड सेमीकंडक्टर, जनरली नॉन मेटल्स होते हैं या मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स पता है क्या होता है? जो दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो मेटलॉइड्स। हाँ, ओ हाँ, मेटलॉइड्स। सेमीकंडक्टर में मेटलॉइड्स लिखो, नॉन मेटल्स इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के ब्रैकेट में लिखो नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स इंसुलेटर की तरह काम करते हैं।
लिख लिया। अब लिखो टाइप ऑफ कंडक्टर्स। टाइप ऑफ कंडक्टर्स। पहला लिखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। नहीं, ब्लैक से लिख ले, इसका तो डेफिनेशन और इफेक्ट जान रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक को डिटेल में पढ़े। पहले लिखो मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की इसके अंदर डेफिनेशन लिखो। किसकी वजह से होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लिखो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स। Electrical conductance through metal is called metallic. Or electronic conductance is called metallic or electronic conductance. लिख लिया तूने? and is due to movement of electron. Such metals are called metallic conductors. Such metals are called metallic conductors. आगे सब हेडिंग में लिखो फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स। पहला फैक्टर लिखना है the nature of the structure of material. The nature and structure of the material. The nature and structure of the material. The nature and structure of the material. Second point लिखो the number of valence electron per atom. थर्ड लिखो टेम्परेचर। इसके ब्रैकेट में लिखो this conductance decreases with increase in temperature. ठीक है, लिख लिया? 3 फैक्टर पे नेचर ऑफ द मटेरियल, सेकंड कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास घुमाने के लिए, थर्ड
टेम्परेचर पे। मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। अगला डाल लो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स सेकंड। मैंने बहुत क्वेश्चन कर लिया, अभी थ्योरी लिखो तो। मैंने बहुत क्वेश्चन कर लिया, अभी थ्योरी लिखो थोड़ा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक की स्पेलिंग होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कंडक्टर लिख लिया, लिखो सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में लिखो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट सॉल्यूशन, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन। are called electrolytic conductors, are called electrolytic conductors. इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख रहे। इसमें जो चार्ज कैरी कर रहे हैं वो कौन है? आयंस। उसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें टेम्परेचर के साथ, चलो वो तो फैक्टर्स में पड़ेगी। सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एक दो तीन पॉइंट लिख लो। पहला लिखो चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स in such conductors, in such conductors are ions, are ions. Second point लिखो, when current is passed, when current is passed, when current is passed through these solutions, when current is passed through these solutions, there will be decomposition, there will be decomposition, decomposition of electrolyte, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसी डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन के ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आगे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, या फिर हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहला पॉइंट लिखो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखो नेचर ऑफ द सोलवेंट, अगर सोलवेंट पोलर है तो मोर कंडक्टेंस, सोलवेंट नॉन पोलर है तो लेस कंडक्टेंस। इसमें लिख लो नेचर ऑफ सोलवेंट के आगे पोलर will have more conductance, non-polar less conductance.
ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो टेम्परेचर। लिख लिया टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसके आगे में लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कॉमा कंडक्टिविटी increases। फोर्थ फैक्टर लिखो कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में लिखो जनरली on increasing temperature, on increasing concentration। कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं ना हम, एकदम ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। जनरली ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, generally on increasing concentration, comma conductivity decreases। On increasing concentration, conductivity decreases। काटने में तो ऐसे जान जाती है भाई, ऐसे खराब कैसे हो गए हमारे नोट्स। अरे बात, ये ब्रेक थोड़ी ना हुआ है। बाद में शाने मत बनो तुम, नहीं अब मेरी क्लास की तुम्हें डाउट के लिए। सम इम्पोर्टेंट, देख मेरे को बुलवा रहे हो तुम। ये क्या था? रेजिस्टेंस क्या होता है? वाह वाह, चार टर्म पढ़ाऊंगी मैं अभी। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। पांच सेल कांस्टेंट एडिशनल है इन चारों के साथ, फ्री में आता है वो। प्लीज पांचों की पांचों एकदम क्लियर होनी चाहिए। रेजिस्टेंस लिखो, resistance is the opposition, resistance is the opposition, resistance is the opposition shown by, opposition shown by any substance to electrical flow। resistance is the opposition shown by any substance to electrical flow, या फिर to flow of current भी आ सकता है। अब रेजिस्टेंस किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? लेंथ ऑफ कंडक्टर की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे ये पढ़ रखा है तुमने? वाह, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर।
ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज करना होगा, वो हम यूज करते हैं रो क्या होती है अपनी, अरे वाह, तभी वो अच्छे से याद है, जब देखो फालतू बोलना है। रेजिस्टिविटी हो गया, ज्यादा तू बोल देता है, ये जान के कर रहा है दूसरी बात तो दूसरी बार हो रहा है तेरा ये, एक बार भी नहीं गई हूं मैं वहां पे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इस एल बाय ए को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। तो अगर हमको रो निकालना तो रो क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाय ए बाय एल। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी फिर रो की, ओम, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है ओम सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ आई क्या लिख रखी है, जी स्टार इसको रिप्रेजेंटेशन है बस, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के लिए ये चीज कांस्टेंट रहेगी, या कोई भी एक कंडक्टर है उसके लिए उसकी लेंथ और उसका एरिया कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस व्हेन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, या फिर उसको बोल दो कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने किसके इक्वल होते हैं, कितने ml के इक्वल, 1 ml के इक्वल होता है। तो जब मेरा सेल का वॉल्यूम 1 मिलीलीटर हो जाएगा या फिर हम बोले 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो जो वो रेजिस्टेंस आएगी वैल्यू वही क्या है उसकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को और क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन लिखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। सेकेंड टर्म लिखो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, सेकंड डेफिनेशन लिखो इसकी। अरे भाई दूसरी डेफिनेशन लिख ले, तो इसने टर्म लिख लिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is that value of resistance, is that value of resistance, is that value of resistance when length of conductor, when length of conductor, when length of conductor is 1 centimeter
एंड एरिया ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section, area of cross section is 1 centimeter square. Or we can say that, or we can say that we can say that it is the resistance of, it is the resistance of, it is the resistance of a conductor which contain 1 ml of, which contain 1 ml of electrolyte, which contain 1 ml of electrolyte. लिख लिया? ये सब यहाँ पे टर्म हो ही गई. अगर तुमको रेजिस्टेंस दे रहे तो रेजिस्टिविटी निकाल लोगे. आगे लिखो कंडक्टेंस, थर्ड टर्म कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. क्या होता है ये? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. लिखो इसमें द कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस offered by an, the conductance offered by an electrolytic conductor, the conductance offered by an electrolytic conductor is expressed in, is expressed in, is expressed in terms of, is expressed in terms of reciprocal of resistance, reciprocal of resistance, reciprocal of resistance as it is defined as it is defined as it is defined as the ease, the ease provided by, the ease provided by the solution, the ease provided by the solution in the passage of current, in the passage of current. रेजिस्टेंस में वो ऑपोजिशन की बात करते हैं. इन दी पैसेज ऑफ करंट, यहाँ पे इजीनेस की बात है कि कितना इजीली करंट कैरी किया जा रहा है. ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. हमारे डेफिनेशन के हिसाब से कंडक्टेंस की क्या वैल्यू है? 1/r. तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ G इज इक्वल टू 1/ρ L/A. ये लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है इसको लिखने में? 1/ρ क्या होता है? कंडक्टिविटी. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से. कापा, कप्पा बोल दो या कापा बोल दो, कापा ही बोलते हैं, कप्पा नहीं बोलते. 1/ρ क्या है?
कंडक्टिविटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से। तो अपने पास क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय A बाय L। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ओम। अरे रेजिस्टेंस की तो ओम ही होती है ना, सिर्फ रेजिस्टिविटी की नहीं पूछ रही हूँ मैं। तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, जस्ट उसका उल्टा लिख दिया है। हाँ, या फिर ओम इनवर्स या फिर सीमेंस, इन तीनों में से कोई भी यूनिट लिखी मिल सकती है, हंसने की कोई बात नहीं है इसमें। यूनिट्स ध्यान रखनी है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या क्या है, महो, ओम इनवर्स या फिर सीमेंस, लिख लो ये। चारों की यूनिट एकदम क्लियर होनी चाहिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कापा इज इक्वल टू जी एल बाय ए। जी की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स एल की सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्या ये सब ऐसा यूनिट है, हाँ। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो मीटर जब आएगी तभी ऐसा यूनिट, ये सीजीएस यूनिट है। पर जनरली क्योंकि कंडक्टर की लेंथ मीटर में नहीं होती है, तो हम उसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। आ गया ना, रेजिस्टिविटी क्या है, 1 बाय रेजिस्टिविटी कापा ना, कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट है ओम सेंटीमीटर, तो कापा की क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मैं फिर बोल रही हूँ, उसकी यूनिट्स अच्छे से रखना, याद रखना। लिखो, फोर्थ टर्म लिखो, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों एक ही बात है। फोर्थ टर्म लिखो, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और किस जगह अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी आया जा रहा है, तो तीनों चीजें सेम ही कंसिडर करनी है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से, कापा या के, कभी कभी सिग्मा भी कहीं लिखा मिल जाएगा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया था? अरे भाई बात करनी बंद कर दो। जब 1 ml वॉल्यूम का हम जो कंडक्टेंस मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वहां हम 1 ml का या 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस is that value of conductance. Specific conductance is that value of conductance when length of conductor is 1 centimeter, length of conductor is 1 centimeter, and area of cross section of that conductor is 1 centimeter square. लिखो इक्वेशन लिखो। अरे भाई सवाल लिख ले। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 raised to the power 3 5.55 into 10 raised to the power 3 ohm. Calculate its resistivity and conductivity. Solve करें। रेजिस्टेंस दे रखी है, एल और ए की वैल्यू दे रखी है, तो रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन का अभी कुछ काम नहीं है, बाद में बताओगे, तो उसको इग्नोर कर दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर ही लिया जाएगा। डायमीटर दे रखे तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो।
इस शेप में रहते हैं जनरली तुम्हारे कंडक्टर्स। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल का ही लेना है। एक इसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। अभी पाई के टर्म्स में निकाल दो। नहीं, मुझे तो प्रॉपर आंसर चाहिए, अगर नहीं निकाल पा रहे तो घर जाके निकाल देना। रेजिस्टेंस है 87.13 और कंडक्टिविटी है उसका 0.01148। रेजिस्टेंस 87.135 ओम और कंडक्टिव रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी है 0.0, बिना बोले करो भाई। ये आएगा, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक मिलेगा, जाके देख लेना है। हाँ 87 पॉइंट समथिंग, जिसमें भी ले तुझे यूनिट सेम रहनी चाहिए ऊपर नीचे। हाँ अगर ये सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर में, मीटर में आ रहा है तो मीटर में कर दे। कोई ना घर पे जाके आराम से इसको कैलकुलेट करना, वैल्यू से पुट कर, ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर निकाल लेना। भाई मत इतना बात करो, बाद में पूछ लेना, तो मुझसे पूछ लो। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रो एल बाय ए। डायमीटर कितना, इधर देख लो, डायमीटर कितना दे रखा है? आर कितना हो जाएगा? लेंथ कितनी दे रखी है? हमको रो निकालना है, आर ए बाय एल। रेजिस्टेंस की वैल्यू 5.55 10⁻³ है ओम, मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना हो जाएगा? पाई 0.5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इधर। लेंथ कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। इसको जो सोल्व करके आएगा वो तुम्हारी रेजिस्टिविटी आ जाएगी, उसकी यूनिट क्या रहेगी? ओम और 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 बाय रो। तो जो ये वैल्यू आएगी उससे यूनिट भी इनवर्स हो जाएगी और वैल्यू भी इनवर्स हो जाएगी। क्लियर है? जिसका नहीं हुआ है जाकर एक बार घर पे कैलकुलेट कर लेना। बढ़िया। 10⁻⁻? ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इसके बाद तुम अपने आगे 20 क्वेश्चन उस बुक से ट्राई कर लेना। कहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन? पहले 25 प्लस 20 और दिए थे, 93 से आगे 20 और कर लेना 113 तक, अगर इस टॉपिक के आ रहे हैं। पहले 48 से शुरू हुए थे, 48 से 73 दिए थे, फिर 20 और दिए थे एक दिन, कल ही दिए थे 20, तो 93 से मतलब हमारे, तो जिसके नहीं हुए वो कर लो 48 से 113 तक, और तुम लोग 52 से कर लो। हाँ वही हो गया ना। हाँ कंडक्टिविटी की वैल्यू वही हो जाएगी ना वो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।